Hey guys, welcome to your own YouTube channel, Azological, one destination for all information. तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अब हम अपना जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ है वो रिज्यूम करने जा रहे हैं। इससे पहले गाइस हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 के कंप्लीट कर चुके हैं और बुक 2 के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वो अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं, या फिर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मिलने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रीवियस चैप्टर्स देखना चाहते हैं, या जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए ऑलरेडी वो देखना चाहते हैं, तो ऊपर आपको आई बटन पे आ गया होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो आपको जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर से भी जाहिर हो रहा होगा और इस नाम से भी पता चल गया होगा कि भाई ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल हमारी पार्टी सिस्टम के ऊपर होने वाला है, खासतौर पर इंडिया में। और आपने क्लास 8, क्लास 9 और 10th में भी कहीं ना कहीं या फिर बचपन में सुना होगा कि भाई देखो, 3 टाइप का सिस्टम होता है पार्टी का। एक होता है मोनो पार्टी सिस्टम या यूनी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं जिसे। फिर होता है बाई पार्टी सिस्टम, फिर होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर आपने ये भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई सिंगल पार्टी सिस्टम में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो सिंगल पार्टी जहाँ पर ही जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है वही जीतती है। बाई पार्टी सिस्टम में नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई जहाँ पर दो जो है पार्टी सिस्टम रहता है। और इसके अलावा मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो कि हमारे इंडिया में भी है, और इसके नाम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम वो पार्टी है जहाँ वो सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। अगर आपको इतना पता है तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो कि हम इस चैप्टर में जानेंगे अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो आप सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनवरी 1950, खास तौर पर 26 जनवरी 1950 से मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कम्प्लीटली हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसी के बाद से ही हमारा जो इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन आपको पता ही होगा, जो इलेक्शन कंटेस्ट करवाता है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है जो इलेक्शन जो है कंटेस्ट करवाती है उस टाइम से ही। तो जनवरी 1950 में पहली बार जो है इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जो फर्स्ट सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। और मैं एक और बात कहूँगा कि अगर आप हमारे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप हेडफोन से या ईयरफोन लगा के सुने, ताकि और उसी के साथ साथ जो मैं बताते जा रहा हूँ और जो मैं दिखाते जा रहा हूँ आपको, वो नोट डाउन करते जाएँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो सुकुमार सेन जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और इन्होंने यहाँ पर जो पहला इलेक्शन था वो कंटेस्ट कराया था 1950 में इलेक्शन कमीशन ने। अब आप बात करेंगे कि भाई उससे पहले क्या था, 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था। तो उसके बाद गाइस बनी थी यहाँ पर एंतरिम गवर्नमेंट। एंतरिम गवर्नमेंट, एंतरिम का मतलब होता है वो चीज़ जो टेम्परेरी तौर पर हो, यानी कि जिससे काम चल जाए, और उसके बाद उसे जो है परमानेंट किया गया था इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री एंड फेयर तौर पर इलेक्शन कराना और ये देखना। और उस टाइम पे तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहा था फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। यूनियन इलेक्शन हो रहे थे, फिर स्टेट इलेक्शंस भी हुए थे, और फिर उसके बाद आगे चल के तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ तो बाद में आई थी, लेकिन पूरा बाउंड्रीज वगैरह जो है एक तरीके से डिमार्केट करना, इलिटरेट वोटर्स किस तरीके से वोट दे सकते हैं जो कि 18+ हो चुके हैं, वोटर आईडी या वोट किस तरीके से दिया जाएगा। हालांकि उस टाइम पे 18+ नहीं था, उस टाइम पे 21 था एज वोटिंग का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इलिटरेट वोटर्स को कैसे वोट जो है उनका लिया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो पूरा सिस्टम था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के ही अकॉर्डिंग जो हमारा पहला इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वेल इस्टेब्लिश किया गया, वो 1950 के बाद से ही किया गया। अब इंडिया है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, जिन्हें नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर
काम करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। और ये जो हमारा कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करता है। फेडरलिज्म आपने इससे पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जहाँ पर यूनियन है, स्टेट है, फिर उसके लास्ट सबसे लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। गाइज आप सबको पता है कि आज़ादी के बाद से ही या आज़ादी के पहले से ही जो सबसे बड़ी पार्टी रही है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टी रही है वो है कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कोई क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से ही गवर्नमेंट में नहीं आई। इसने जो है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1885 में हुआ था, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पर, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। और 1920 के बाद से जब से ये महात्मा गांधी की लीडरशिप में आई, तो ये एक प्रिंसिपल लीडर बन चुकी थी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और कांग्रेस पार्टी जो है उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड किंगडम्स में, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी, जहाँ पे भी डेलीगेट्स के द्वारा बात किया जाता था ब्रिटिश इंडियन से, जो मैं कहूँ जो ब्रिटिश एम्पायर था उस टाइम पे, उन लोगों से, तो कांग्रेस पार्टी ही उसको रिप्रेजेंट करती थी। और एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली है कि कांग्रेस पार्टी इसलिए उस टाइम पे वो हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे तो ये जब इस्टेब्लिश हुई थी तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं हुई थी कि भाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, क्योंकि उस टाइम पे जाहिर सी बात है कॉलोनी थी ब्रिटिश की। तो उस टाइम पे ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पर सामने उभर कर आई, जहाँ पर ये ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ खड़ी थी, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ खड़ी थी और उनसे डायलॉग करती थी। और इसीलिए एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाने लगा इसको। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी बाद में इमर्ज हुई। तो कांग्रेस हम कह सकते हैं कि एक शुरू से ही बहुत बड़ी जिसने रोल अदा किया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। और आप सबको पता है कि इतनी गवर्नमेंट की बात हो, यानी 1947 से 1950 तक, या फिर 1950 का इलेक्शन हो, 1956 या 57 का हो, फिर 62 का इलेक्शन हो, इन सारे इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की ही जो है गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारी पार्टी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई भी पार्टी आए अपने आप को रजिस्टर करवाए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। लेकिन वैसे देखा जाए ऊपर ऊपर से जब बात होती है कि भाई कौन सी पार्टी है जिसको मेजोरिटी मिलती है, कौन सी पार्टी है जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर दो मेन पार्टी उभर कर सामने आती है आज के दौर में, वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस का राइवल माना जाता है। अगर हम बात करें गाइस कांग्रेस की, क्योंकि इसने काफ़ी साल तक इंडिया को रूल किया है पॉलिटिकली, तो कांग्रेस की जो सोशल पॉलिसी है वो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका मतलब है द लिफ्टिंग अप ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें लोगों की लाइफ्स की इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज लोगों की बात की जाती है, और सोशली मार्जिनलाइज लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है। और अगर हम सोशल इशूज़ पे बात करें तो ये जो है सेकुलर पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है, जो कि एनकरेज करती है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू हेल्थ, सिविल लिबर्टी, और जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर तबका है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके वेलफेयर के बारे में। और अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक सिस्टम की, तो एक मिक्स इकोनॉमी जो है फॉलो करती है, जो कि इंडिया अभी भी करते आ रही है। आपको पता ही होगा इकोनॉमिक सिस्टम, आपने 11th में ही पढ़ा होगा या 10th में ही पढ़ा होगा कि भाई 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होती है। पहला होता है कैपिटलिस्ट, ठीक है, उसके बाद होता है सोशलिस्ट, और देन उसके बाद आपका आता है मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी, जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। यानी कि कैपिटलिज्म तो आप समझ में गए होंगे, जहाँ पे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, वहाँ पे कुछ ही लोगों के हाथ में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज रहता है कंट्री का। सोशलिज्म में उसके अपोजिट बात होती है। सोशलिज्म एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली बांटा जाए, वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इंडिया में जो है इसका दोनों का जो है मिक्सचर है, यानी मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में कांग्रेस ने यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म की थी इंतरिम गवर्नमेंट के तौर पर, और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें ज़्यादातर इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनी थी, सिवाय 3-4 स्टेट्स को छोड़कर। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद उड़ीसा था उसमें या त्रिपुरा था, कुछ इस तरीके के स्टेट्स हैं जो आप बाद में देख सकते हैं, हालांकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस इंडिया की डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी रही 2014 तक, ये हम सबको पता है। इसने जो है जनरल इलेक्शंस में मेजोरिटी हासिल की हमेशा, 7 ओकेशन में, यानी 7 मरतबा इसने मेजोरिटी हासिल की, और 3 टाइम पे यानी 3 मरतबा इसने कोएलिशन के तौर पर गवर्नमेंट बनाई, यानी गठबंधन की सरकार बनाई, जहाँ पर इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं 54 ईयर्स तक लेड किया, यानी 54 ईयर्स तक इसने सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फॉर्म की है। 6 कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर उसके बाद जो रिसेंट अभी गुजरे हैं मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, जो कि दो बार जो है पीएम बने थे। ऑल दो इसका जो लास्ट
तो 2 जनरल इलेक्शंस हुए हैं, उसमें इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2014 की हम बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद 2019 की, क्योंकि 2014 के बाद से बीजेपी आई है, फिर उसके बाद 2019 में जो है फिर दोबारा बीजेपी आई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो 2014 के बाद से ड्रास्टिकली एकदम डिग्रेड हुई है और 2019 में और ज़्यादा थोड़ी हुई है। 2014 इलेक्शंस में कांग्रेस का जो है पुअरेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरल इलेक्शंस परफॉर्मेंस रहा, यानी पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद जनरल इलेक्शन में सबसे बेकार परफॉर्मेंस कांग्रेस का 2014 में रहा है कंपैरिजन के मुकाबले, यानी अगर उनका पिछले का कंपैरिजन करें उस लिहाज से इनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है, जहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ 44 सीट यानी 44 सीट थी 543 सीट्स में जीती थी लोकसभा में। 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस थी वो अलायंस में थी, यानी गठबंधन में थी, जिस अलायंस का नाम था यूपीए, जिसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी का आप सबको पता होगा, तो वो मुझे आप कमेंट में बताइए कि बीजेपी का कौन सा अलायंस है और उस अलायंस का नाम क्या है। ठीक है, जिस तरीके से कांग्रेस का अलायंस का नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इस तरीके से बीजेपी का भी एक अलायंस है, उसमें कई सारी पार्टीज हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। तो उस अलायंस का मुझे जो है कमेंट में जो आंसर देगा मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। तो गाइज यहाँ पर इसमें जो है गठबंधन की सरकार बनी थी, इनकी कई सारी रीजनल पार्टीज थी उसमें यूपीए में, और फिर उसके बाद इसने इंडियन गवर्नमेंट बनाया था जिसको मनमोहन सिंह ने लेड किया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उसके बाद आप सब जानते हैं कि इस बीच में यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद सोनिया गांधी जो है लीडर ऑफ द पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी, जिनको माना जाता है कि इन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म अदा किया है प्रेसिडेंट की पार्टी के तौर पर, यानी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। तो अभी तो आपने देख लिया कि भाई हमने शुरू से ही देखा, वैसे तो हम मल्टी पार्टी सिस्टम जो है फॉलो करते हैं ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा कि कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा है इंडिपेंडेंस के बाद भी, और इंडिपेंडेंस से पहले भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पर, इंडिपेंडेंस के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर टिल 2014। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि दूसरी जो है उसका राइवल जो बीजेपी है उसने 2014 के बाद से उसको टक्कर दिया, और फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम में दो बड़ी जो है पार्टी हमें सामने देखने को मिली। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, तो यानी कि ये आपने देख लिया ऊपर ऊपर से सिंगल पार्टी सिस्टम का एक झलक। वैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सिंगल पार्टी ऑन पेपर आप देख सकते हैं चाइना में फॉलो किया जाता है, बाई पार्टी सिस्टम ऑन पेपर अगर आप देखें तो यूएसए में फॉलो किया जाता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम तो आपको इंडिया में भी दिखेगा और अर्जेंटीना में भी दिखेगा, और भी बहुत सारी कंट्रीज है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं बाई पार्टी सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप सबको पता है कि इंडिया एक वास्ट और डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जिसमें बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे रिलीजियन, मजहब, लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी होल्ड किया है, यानी रूल किया है, और सिंस देन ही कई सारी पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई और उन्होंने भी अपना रोल अदा करना शुरू किया। बाई पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि कंसिस्टेंटली पॉलिटिकल लैंडस्केप को, उस पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करती हैं, और वन ऑफ द टू पार्टीज जो है, यानी उन दो पार्टीज में से, दो बड़ी पार्टीज में से एक जो पार्टी होती है वो लेजिस्लेचर में, या मैं कहूँ जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करती है, और जो दूसरी होती है वो अपोजिशन में बनती है। तो दो पार्टी सिस्टम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अगर एक पार्टी रहेगी तो जाहिर सी बात है सबको पता रहेगा कि भाई इसी पार्टी में से लोग जीतेंगे और इसी में से गवर्नमेंट फॉर्म होगी। मल्टी पार्टी सिस्टम में या मल्टी पार्टी कंट्री में जो फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपनी पार्टी का गठबंधन बनाते हैं, कोalition बनाते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी पार्टीज़ को अलग अलग सीट्स होती है, जो वोट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं पार्टीज़ में। तो उस पर वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप कोalition में जो मेंटेनेंस, अपनी जो कोalition का मेंटेनेंस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उसी हिसाब से जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ बनेगी उस हिसाब से आप जो है मेजोरिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि अगर आप कोalition बनाने में थोड़ा वीक हो जाते हैं या आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो वहाँ से जो एक कैबिनेट की पावर है वो भी आपको डिवाइड करनी पड़ती है। जैसे हमने देखा था जो महाराष्ट्र में कि किस तरीके से जो है अनस्टेबिलिटी आ गई थी, फिर बाद में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ बनाया था, देन उसके बाद उनको कैबिनेट में जो अपनी पावर्स थी वो सब शेयर करनी पड़ी थी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहता है। तो टू पार्टी सिस्टम जो है मॉडरेट करती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एज वेल एज ये प्रोटेक्ट करती है मेजोरिटी को फ्रॉम द माइनॉरिटी। ऐसा बताया जाता है कि ये जो है नेशन को प्रोटेक्ट करती है कन्फ्यूजन से, जो कि आप कह सकते हैं जाहिर भी है, और एक रैपिड रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें सामने देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट जो है हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि देखिए बाई पार्टी सिस्टम में दो पार्टी हैं, तो मान लीजिए एक अगर पार्टी आती है तो वो रैपिड रिफॉर्म्स करती है, यानी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है, लेकिन बाद में वो कभी कभी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट के तौर पर सामने उभर कर आती है, उसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता।
इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो रिफॉर्म्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उसको रियलाइज़ कर पाएँ कि हाँ भाई ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और इस पॉलिसी का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। दस एक जो बाय पार्टी सिस्टम है वो ऑलवेज गिव बेनिफिट टू इन अ लॉजिकल डेवलपमेंट, जहाँ पर दोनों पार्टी जो है वो ब्रॉड बेस सपोर्ट जिनका हो, मॉडरेट हो अप्रोच में टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ऑल ओवर इंडिया। तो ये तो बात हो गई ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करते हैं बाय पार्टी सिस्टम की एडवांटेज की, यानी इसके फायदे क्या है। तो देखिए पहला फायदा तो यही है कि ये जो है कंट्री को हेल्प करता है आगे बढ़ने में विद डाइवर्स आइडियाज़, और ये मदद करता है जो हमारी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये इंडिविजुअल्स को अभी हेल्प करता है, उनको व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है कंट्री के बारे में, किस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से विकास होना चाहिए। और ये पार्टीज़ को भी अलाउ करता है कि एक हेल्दी डिस्कशन हो, और सिस्टम को भी अलाउ करता है कि लोग ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करें, इंडिविजुअल्स जो हैं वो पार्टी के बारे में बात करें और पार्टी एज अ होल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। तीसरा जो एडवांटेज या मैं कहूँ फ़ायदा बाय पार्टी सिस्टम का रहता है वो ये है कि ये हेल्प करता है इश्यूज़ को, मसलों को रिजॉल्व करने में, जो कि लोगों के द्वारा, कंट्री के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा सॉल्व वो फेस किए जा रहे हैं। ये भी अलाउ करता है कि सबको इक्वल चांस मिले, जितने भी मेंबर्स हैं जो भी हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं या जो भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं उन सभी को। इसके अलावा इसका जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि ये पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करता है कि वो ईज़िली गवर्न कर सकें और अपने जो है चॉइसेस लोगों तक छोड़ सकें कि भाई देखो 22 पार्टी सिस्टम है तो उसमें आपके पास चॉइस रहेगी, सिंगल पार्टी सिस्टम में चॉइस आपको नहीं मिलेगी। ये एक और चीज़ इंकरेज करता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो कि बहुत मुश्किल है मल्टी पार्टी सिस्टम में ढूंढना, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में आप सबको पता है, आपने खुद ही देखा है अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से महाराष्ट्र में अभी आपको देखने को मिला, फिर राजस्थान में भी अभी बीच में कुछ देखने को मिला था, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था किस तरीके से कोalition का जो लफड़ा हो गया था, डिफेक्शन का मसला हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मल्टी पार्टी सिस्टम में होती रहती है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है, हालांकि वो बाई पार्टी सिस्टम में नहीं होता। ये एक सिंपल वोटिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करता है कि भाई जो भी पोल्स हैं वो कम टाइम में ही अपना जो है बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के वोटिंग सिस्टम ख़त्म कर देते हैं और आराम से यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के। ये जो बाई पार्टी सिस्टम है ये अलाउ करता है कि कंट्री का जो करप्शन है वो कम से कम किया जा सके, क्योंकि एक ही पार्टी काम करेगी ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं बाई पार्टी सिस्टम की डिसएडवांटेज के बारे में, यानी इसके नुकसानात के बारे में। तो पहला इसका डिसएडवांटेज या डीमेरिट ये है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इस चीज़ पर डिपेंड है कि भाई कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट हो रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है वोटर्स की चॉइस को कि भाई क्योंकि उनका जो वोट है वो दो ही पार्टी में से एक पार्टी को ही जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर जो वोट दिया जाएगा वो पार्टी को देख के दिया जाएगा, ना कि लीडर को। इसके अलावा जो इसका दूसरा एडवांटेज है, सॉरी डिसएडवांटेज है, जो डीमेरिट है वो ये है कि जो बाई पार्टी सिस्टम है वो लोगों को अलाउ नहीं करता कि वो करेक्ट पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करें, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पार्टी को ही मद्देनज़र रखते हुए वोट देना होता है। तीसरा जो अब आप कह सकते हैं कि भाई ये दोनों डिसएडवांटेज तो एक ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पर पार्टी के लिहाज से बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे वोटर चॉइस की बात की गई है और यहाँ पर आउट ऑफ द टू पार्टीज़ की और ये बात की गई है कि भाई जो करेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको चूज़ करने की बात की गई है। तो ये थोड़ा माइनर डिफरेंस है। तीसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्शन में, ये मैटर नहीं करता, बल्कि जो क्वालिटी है रिप्रेजेंटेटिव की वो मैटर करती है जो कि इलेक्ट हो रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की एम्बिग्यूटी को, यानी उनके आशंकाओं को, लोगों के शकों को बढ़ाता है। और जो लास्ट आपका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो सेटअप है ये अश्योर नहीं करता कि एक क्वालिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है सामने उभर कर आए या सामने जो है हमें एक लीडर के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों को दिखें, जिससे लोग जो है करेक्ट पार्टिसिपेंट्स को इलेक्ट कर सकें। देन उसके बाद फाइनली हमारा आता है मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम, जो कि इंडिया में ऑन पेपर, ऑन बुक या हम सब जानते हैं जो फॉलो किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है भाई इंडिया में क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए अपना इलेक्शन कमीशन में अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एलिजिबल है, तो रजिस्ट्रेशन करवाए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। क्योंकि आप सबको पता है कांग्रेस बीजेपी के अलावा और भी कई सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ भी हैं, बीएसपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और भी बहुत सारी पार्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कम्पीट करती हैं पावर को हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जो कि कभी कभार मिल के भी कोalition की सरकार बनाती है।
सबके पास कैपेसिटी रहती है कि भाई वो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस कंट्रोल कर सकें और सेपरेटली या फिर कोएलिशन में, यानी वो अगर जीत गई एक पार्टी, सिंगल पार्टी मेजोरिटी से जीत गई, तब तो भाई उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं जीती तो भाई कोएलिशन होगा, तो कोएलिशन में भी गवर्नमेंट ऑफिस कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस या टू पार्टी सिस्टम, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये ज़्यादा कॉमन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए में फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले पार्लियामेंट्री सिस्टम आप इंडिया में देखेंगे तो आपको कई सारी पार्टीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन यूएसए में जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है वहाँ पर सिर्फ आपको 2 पार्टी देखने को मिलेगी या फिर 2 पर्सनैलिटी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ कंपटीशन रहता है वो ऐसा रहता है कि भाई बहुत कम ही रहता है कि एक पार्टी जीत जाएगी या एक ही पार्टी को जो है वो पूरी तरीके से पूरा जो है भारी बहुमत की सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये लोग पहले से ही अलायंस बना के चलते हैं, जैसे कांग्रेस का यूपीए रहता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बीजेपी का एनडीए रहता है। तो ये सारी चीज़ें इन लोग की पहले से ही अलायंसेस में रहती हैं, क्योंकि इन लोग को पता रहता है कि भाई वोट्स को बंटना है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, रीजनल पार्टीज भी अपना रोल अदा करेंगी, वो भी हमारे वोट्स ले जाएंगी, तो वोट बैंक का सवाल आता है। तो ये लोग पहले से ही कोalition बना के चलते हैं और ये काफ़ी अनलाइकली रहता है कि भाई एक ही पार्टी को जो है यहाँ पर जीत हासिल होगी, भारी बहुमत होगी, तो जिसकी वजह से इन लोग को पहले से ही कोalition बना के चलना होता है। देन उसके बाद ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में कॉमन होता है जहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसको अच्छे से, जहाँ पर जो भाई जीत गया मेजोरिटी के हिसाब से जिसको वोट मिला उसको हो गया। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो कि हमारे राज्यसभा में भी फॉलो किया जाता है, इसको आपने 11th में पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस के हिसाब से देना होता है कि भाई मैं पहली प्रेफरेंस ये देता हूँ, दूसरी प्रेफरेंस ये देता हूँ। हालांकि मैं आपको बताया चलूँ कि हमारे इंडिया में कई सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने दे दिया अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इन सब में जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो आप इलेक्शन जिसको वोट देंगे अगर उसने मेजोरिटी हासिल कर दी तो वो आपका जीत जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमारा राज्यसभा में इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारा लोकसभा में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ज़्यादातर कॉमन उन कंट्रीज़ में होती हैं जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादातर जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपना इलेक्शन सिस्टम के तौर पर जो है अडॉप्ट करती हैं, और जो बाकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शंस होते हैं उनके मुकाबले में। और ऐसा बताया जाता है कि भाई देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से एक जो पॉपुलेशन का व्यू है या वोटर्स का जो पूरा ओपिनियन है वो अच्छे से उभर कर सामने आता है कि भाई ये जो है ऑथेंटिक रिस्पॉन्स है इनका। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी है, आइसलैंड है, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, पोलैंड, स्वीडन, टूनिशिया, यूक्रेन, ये सारे एग्जांपल्स हैं उन कंट्रीज़ के जिन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को इफेक्टिवली अपनी डेमोक्रेसीज़ में इस्तेमाल किया है। इन कंट्रीज़ में यूजुअली कोई सिंगल पार्टी जो है पार्लियामेंट मेजोरिटी में नहीं आती, इंस्टेड मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि गठबंधन की यानी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ये काफ़ी छोटा चैप्टर था लेकिन बहुत मज़ेदार था। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो आप उनसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी बीच बीच में जो सवाल रहते हैं आपके चैप्टर्स के, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के लास्ट में, उसको आपको सॉल्व करना है इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, इस लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद और इस लेक्चर से अच्छे से नोट्स बनाने के बाद। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपना जो प्यार है वो लाइक करके, शेयर करके और अच्छी फीडबैक देके हमें दिखाते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चैप्टर्स डालते रहेंगे। तो अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, स्माइल करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।